दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ये पहला टेस्ट पेपर है और इसमें कह सकते हैं कि आपकी यूपी जीके भी शामिल है और आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा और आप लोगों को बिल्कुल फटाफट आंसर देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ आपको दिया गया है राशि, दूसरी तरफ आपकी इकाई दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या होता है कि जो चीज़ आपको आ रही है उसका मिलान आप पहले कर लिया करिए, इससे आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। चलो हम ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं। ये आपके ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका सही कौन सा होगा तो देखिए, उच्च वेग का होता है आपका मैक, तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉम, दाब का होता है पास्कल और ऊर्जा का होता है जूल। अर्थात जो ऑप्शन आपके दिए गए थे ये बिल्कुल आपके सुमेलित करके दिए गए हैं। तो ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा, और विद्युत धारा जो आपको पता है कि मापी जाती है किससे, तो एमीटर की सहायता से मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, एमीटर की सहायता से मापी जाती है। ठीक है, और किस रूप में, तो आपके श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़कर इसको मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी को बोलते हैं ऊष्मातापी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ऊष्मातापी बोलते हैं। और इसका जो कार्य होता है वो तापमान को नियंत्रित करना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी नंबर, ये तापमान को नियमित बनाए रहता है, एक जैसा बनाए रहता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृगमरीचिका का कारण क्या है। मृगमरीचिका, और ऐसी घटनाएं आपको जो देखने को मिलती हैं मैक्सिमम आपको रेगिस्तान में देखने को मिलती हैं, जब गर्मी के मौसम में वायु गर्म होकर कम घनत्व के कारण ऊपर उठती है। तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चीज़ आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ। यहाँ पर 5 नंबर आपसे पूछा है। निश्चेतक मतलब कह सकते हैं कि संवेदना को कम करने के लिए। ठीक है, संवेदना को कम करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका जवाब है वो आपका देखिए, क्लोरोफार्म का प्रयोग भी करते हैं और आपके नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आपके कह सकते हैं कि जेम्स सैमसन थे, इन्होंने क्लोरोफार्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, और यहाँ पर कई वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए, तो फलों को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं आपके किसको, तो दिया है ऑप्शन एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक और देखिए सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट जो आपका है ये फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसका सूत्र भी कभी कभी पूछ सकता है, तो इसका सूत्र होता है C7H5। ठीक है, C7H5COONA, ये इसका सूत्र होता है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मछली बताइए। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो भैया यहाँ पर दिया है स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन और आपका हिल्सा। जवाब जो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, व्हेल शार्क, ये आपकी मछली जो आपकी है आपकी सबसे बड़ी मछली है। और यहाँ पर कह सकते हैं शार्क भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी आपकी मछली है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है, अर्थात बनता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड बनता है, तो यहाँ पर आपका 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका जो दिया है बी नंबर, मेढक हो जाएगा। ठीक है, मेढक के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अर्थात बनता है। ठीक है, मेढक आता किस में, किस वर्ग में आता है,
तो मेढक आपके एम्फीबिया वर्ग में आता है। ठीक है, मेढक आपके एम्फीबिया वर्ग में आता है। क्यों? क्योंकि ये उभयचर होता है और असमतापी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये कह सकते हैं जो इसमें श्वसन क्रियाएं होते हैं वह त्वचा और फेफड़ों दोनों से ही करता है। ठीक है, और इसके हृदय की बात करें तो हृदय आपकी इसके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, 3 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत, तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन राइट आपका। सबको पता होगा कि कोशिका का शक्ति या पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वो यूकैरियोटिक से भिन्न क्यों होती है, इनमें अंतर क्या होती है? तो इनमें अंतर यही होता है जो आपकी अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। ठीक है, क्या होती है? अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति कारण ही जो आपकी प्रोकैरियोटिक होती है वो आपकी यूकैरियोटिक आपसे भिन्न होती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका 10 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क, तो भैया मस्तिष्क जो जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, क्या सही होगा? तो जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों ही क्रियाओं के लिए आपका मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण, तो यहाँ पर बीएमडी परीक्षण अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी ये होता है, और इसके हिसाब से बोन मतलब हड्डी हो गया, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन? बी नंबर आपका हो जाएगा। अस्थिरंध्रता हेतु, किसके लिए? अस्थिरंध्रता हेतु इसका प्रयोग आपका किया जाता है। ऑप्शन आपका बी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि एक्सरे द्वारा हड्डियों में कैल्शियम के अनुपात की जानकारी ली जाती है। समझ में आ रहा है ना? इसके द्वारा क्या होता है कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम कितना है वो जानकारी इससे प्राप्त होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की है? देखिए मनुष्य में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित, है ना। तो इसमें से जो आपकी अंतः और बहिःस्रावी दोनों ही है, अर्थात मिश्रित कह सकते हैं, ये जो आपकी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर? तो ये आपकी होती है अग्न्याशय में। कहाँ पर होती है? अग्न्याशय। अग्न्याशय का एक नाम और होता है इंग्लिश में, इसे बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज ये कह सकते दोनों ही होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को होते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, श्याम विवर होता है। श्याम विवर, श्याम विवर को हम लोग कह सकते हैं और भी हिंदी में बोल देते हैं कृष्ण विवर। क्या बोलते हैं? कृष्ण विवर बोलते हैं। तो भैया कृष्ण विवर का प्रयोग जो होता है कैसे? हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख, ऐसा तो नहीं है। सूर्य का धब्बा है, ये भी नहीं है। अंटार्कटिका की एक जगह है, ये भी नहीं है। सिमट गया तारा, याद रखिए श्याम विवर या कृष्ण विवर उसे बोलते हैं जो तारा आपका डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सिमट गया तारा। ठीक है, यह कह सकते हैं डेड हुआ आपका जो तारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। याद रखिए कि आपकी जो पृथ्वी है यहाँ पर आप तो कह सकते हैं कि अंतरिक्ष, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी परतें हैं इनमें से अंतरिक्ष कह सकते हैं। तो जो यहाँ पर जो आपका ट्रैक किया जाता है तरंगों के माध्यम से, है ना, किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पर कोई कृत्रिम उपग्रह इसको ट्रैक जो करेंगे वो किसके द्वारा? तो ये होता है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से कह सकते हैं डॉपलर प्रभाव से ट्रैक करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि डॉपलर कवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डॉपलर शिफ्ट जो उपग्रह होता है तो उपग्रह को ट्रैक करने की एक तकनीकी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि बिब्लियोमेट्री क्या है? इसका जवाब देना है आपको। बिब्लियोमेट्री क्या है? तो आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सूचना प्रबंधन उपकरण। ठीक है, याद रखिए बिब्लियोमेट्रिक जो आपकी है वो एक प्रकार की एक तकनीकी है, सूचना प्रबंधन उपकरण है। ठीक है, 16 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से
ग्रंथ सूची, ग्रंथों और सूचनाओं का अध्ययन या मापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का एक समूह होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है सबको पता होगा और इसका जवाब बिल्कुल सभी का जवाब आना चाहिए। इंटरनेट, तो देख सकते हैं इंटरनेट जो होता है ये कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका कालीबंगा है ये आपके राजस्थान में है ना, और आपके कह सकते हैं जो लोथल है ये गुजरात में है। यहाँ पर आलमगीर की बात करें तो ये आपके यूपी में है, और आपका जो हुलास है ये भी आपकी कहाँ पर है? यूपी में है। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर थर्ड और फोर्थ जो कि आपका दिया गया है कौन सा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। हमने आपको आलमगीर के बारे में पूर्व में बताया था। आलमगीरपुर ये मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और अगर हुलास की बात करें तो हुलास आपके सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से थर्ड और फोर्थ सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चंदूदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था। यहाँ पर चंदूदड़ो के उत्खनन का जो यहाँ पर कह सकते हैं निर्देश दिया था वो किसने दिया था? तो ये दिए थे आपके ऑप्शन बी हो जाएगा J.H. मैके ने। ठीक है, J.H. मैके ने दिए था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को रहते कह रहा आपसे कि पूरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पूरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं आपके स्टेडियम से। याद रखिएगा, आपके स्टेडियम प्राप्त हुआ है। आपके 20 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपके अगले प्रश्न को रहते हैं कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? और इस प्रश्न को हर एक कोचिंग वाले, हर एक टीचर, हर एक बच्चा कह सकते हैं पहले जरूर पढ़ाता है। इस प्रश्न को जरूर, क्योंकि इजी हो चुका है। और 21 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपका ऋग्वेद, क्योंकि ये प्रश्न क्या होता है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा लेवल हो चाहे बड़ा लेवल हो, हर एक में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्मृतियों में उल्लिखित आपरदम्य के विषय में कौन सा एक सत्य है? स्मृतियों में उल्लिखित आपधर्म के विषय में कौन सा एक सत्य है? तो यहाँ पर 22 वाले ऑप्शन में यहाँ पर कह सकते हैं इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग। देखिए इसका जवाब जो आपका होगा वो डी होगा। इसका आशय था वित्त काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। ये इसका आपका ऑप्शन था। यहाँ पर जो 22 का डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आपातकाल में ब्राह्मण भी सशस्त्र ग्रहण कर सकता है, ये मतलब इसका कह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि अगर आपातकाल लग जाता है तो ब्राह्मण को भी शस्त्र धारण करने पड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी, तो स्थानकवासी संप्रदाय का जो संबंध है वो जैन मत से है। ठीक है, 23 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैन मत से है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? महापरिनिर्वाण का प्रयोग करते हैं बुद्ध के मरने से। ठीक है, बुद्ध के शरीर त्यागने को ही या मरने की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, तो वो होती है महापरिनिर्वाण। और इसके बाद जो संगीति हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी? सबको पता होना चाहिए। और इस प्रश्न का जवाब जो आपका हो जाएगा ए नंबर, राजगृह, जो कि आपके यहाँ पर कहाँ पर? राजगीर में आपकी हुई थी ये बौद्ध संगीति। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा किसके शासनकाल में? तो ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर राजगीर जो शब्द है ये आपका आधुनिक शब्द आपका दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन या कह सकते हैं डिसाइफर किसने किया था? यहाँ पर कह सकते हैं कि पढ़ा किसने था? ठीक है, पढ़ा किसने था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कौन सा मंदिर कहाँ पर है ये आपको देखना है। देखिए चतुर्भुज मंदिर, जो चतुर्भुज मंदिर है ये आपके खजुराहो में है, ठीक है, खजुराहो में है। माला देवी मंदिर ये आपके गायरसूर पे है, इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। ऐरावतेश्वर मंदिर ये आपके दारासुरम है, इसका आपका ये हो जाएगा। और अंबा माता का मंदिर आपके जगत में है, अर्थात यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था। लाहौर, तो भाई लाहौर में जब गजनी क्या था ना, अधिकार तो कर ही लिया था। जब गजनी यहाँ से गया था तो एक शासक को बैठा गया था, खुसरो मलिक को। किसको? खुसरो मलिक को। तो ऑप्शन राइट 27 का हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये कह सकते हैं गजनी वंश का अंतिम शासक आपका था खुसरो मलिक, ठीक है। और यहाँ पर जब मोहम्मद गोरी आया था तब मोहम्मद गोरी ने इसको अपने अंडर में ले लिया था, अर्थात अपने किले में कैद कर लिया था, ठीक है। अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था। तो आपने पढ़ा होगा बाजार नियंत्रण, वहाँ पर कई प्रकार की प्रणालियाँ चलती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दीवान ए रियासत, ठीक है, दीवान ए रियासत, ये कह सकते हैं कि ये भी बाजार नियंत्रण के लिए आपका था। वहीं पर अगर बात करें जो आपका है साहना ए मंडी, ठीक है, साहना ए मंडी ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी ये भी कह सकते हैं कि आपके ये भी आपका देख रेख करता था गुप्तचर संबंधी, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है दरोगा ए मंडी, तो भैया दरोगा ए मंडी इनके समय नहीं थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा आपका, तो 28 का ऑप्शन आपका डी, ये यहाँ पर नहीं था, तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। हमने आपको यूपी जीके में पढ़ाया था ये प्रश्न। तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, इब्राहिम शाह ने, ठीक है। किसने करवाया था, तो अटाला मस्जिद का निर्माण आपके सरकी सुल्तान थे इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। मस्जिद की सबसे प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसके अग्रभाग में उठा हुआ प्रार्थना कक्ष है, ठीक है, और इसमें मीनारें नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। सबको पता होगा कि रोजगार कार्यालय जो रखा था, और कह सकते हैं दासों को भी बहुत ज़्यादा संख्या में दासों को भी पाला था, लगभग 1,80,000 दास भी रहते थे इसके यहाँ पर कह सकते हैं साम्राज्य में। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने आपके जो मस्जिद आपकी है कौन सी, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, इसकी 5वीं मंजिल का मरम्मत भी करवाया था। ये है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जिसे नहरों का जाल बिछाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जिंदा पीर, तो भाई जिंदा पीर के नाम से जो जानते थे ये जानते थे आपके औरंगजेब को, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, औरंगजेब को उसके सुधारवादी धार्मिक प्रयासों और तार्किक धर्म पालन के आधार पर कह सकते हैं इतिहासकारों ने इसे जिंदा पीर की संज्ञा से विभूषित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, बच्चे को पता होना चाहिए और एक सेकेंड में आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था वो आपका कौन, तो आपका लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। देखिए 1857 के विद्रोह के पहले आपके लॉर्ड यहाँ पर डलहौजी थे जिन्होंने कई प्रकार की नीतियाँ जारी की थी जिसके कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, ये आपका गवर्नर जनरल बन के आ गया था। और इसके बाद 1857 के बाद जो आपका चार्टर एक्ट आया था उसमें से इसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था गवर्नर जनरल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1857 में जो इस समय जो शासक था ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अस्पष्ट हो गया था, ये किसी कार्य का नहीं था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि 1857 में ये दोबारा से ये सक्रिय हुआ था आपका बहादुर शाह
ठीक है, और इसको गवर्नर घोषित किया था बख्त खां को, ठीक है। तो 33 को ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बख्त खां जो आपका है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था। कूका आंदोलन से क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो कूका आंदोलन का जो संबंध है या उद्देश्य था, तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना था, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, भगत जवाहर मल, ठीक है। भगत जवाहर मल है, इनके द्वारा आप कह सकते हैं किया गया था, ठीक है। शुरुआत की गई थी 1840 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किन दलों की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए जो दूसरा ऑप्शन है कि ऑल इंडिया डिस्प्यूट कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन दोनों का ही चुनाव किया था। तो 35 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका दिया है अगला प्रश्न, यहाँ पर ये देखिए जो वर्कर्स पार्टी है इसकी, तो इसकी स्थापना कह सकते हैं कि जो किया था ये आपके महाराष्ट्र में आपके सी.डी. देशमुख, ठीक है, केशव राव थे, उन्होंने किया था। तो यहाँ पर 2 को पूछा गया था डॉक्टर भीमराव, तो अब बी और सी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई। तो यहाँ पर 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई थी। तो जवाब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में आपकी हुई थी। अर्थात 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया था, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय जो हुआ था ये आपकी कौन सी है। तो 37 को ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ये आपकी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है। कौन एक कथन असत्य है। यहाँ पर देखिए कि जो दादा भाई नौरोजी थे वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये बात सही है। दूसरा है 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी बात सही है। तीसरा है उन्होंने गुजराती पत्रिका रस्त गुप्तार का आरंभ किया, ये भी सही है। ऑप्शन डी दिया है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो ये जवाब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं 4 बार नहीं बने थे, ये 3 बार बने थे, ठीक है। 3 बार बने थे। एक बार बने थे आपके 1886 में लाहौर, और एक बने थे 1893 में, ठीक है, और एक बने थे आपके 1906 में। ये 3 बार इन्होंने अधिवेशन किया है, ठीक है। 1886, 1893 और 1906, ये 3 बार इन्होंने किया अध्यक्ष था। अगला प्रश्न दिया गया है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी ट्रेन आपकी घटना आपने सुना होगा, तो जवाब यहाँ पर 39 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल और आपके आसफ उल्ला, इन्होंने यहाँ पर कह सकते ये आपके संबंधित है काकोरी कांड से, ठीक है। इन पर काकोरी कांड का मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और आसफ का उल्ला खां को फैजाबाद में यहाँ पर कह सकते इन्हें फांसी दी गई थी। और भी लोग जुड़े थे इस कह सकते घटना से। अगला है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कहाँ पर, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, आपके ढाका में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो आपके एक नवाब थे ढाका के, नवाब थे कौन, सलीमुल्लाह, और आपके आगा खां के नेतृत्व में
30 दिसंबर आपकी 1906 में ढाका में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि जलियांवाला नरसंहार हुआ था। जलियांवाला नरसंहार, तो ये डेट आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, आपकी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ऐसा क्यों हुआ था, तो यहाँ पर कह सकते हैं पंजाब के लोकप्रिय एक नेता थे आपके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और एक और थे डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर कह सकते हैं ये सभा आपकी बुलाई गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि नीचे कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा आपसे कि असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप यहाँ पर आपका क्या क्या प्रक्रिया हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बन गई थी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, और जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। यहाँ पर जो जवाब 1, 2, 3 है ये आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। 42 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर 1, 2, 3। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। बच्चे को पता होगा इस प्रश्न का जवाब, और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 43 का फर्स्ट नंबर, लाला लाजपत राय। ठीक है, एक साइमन कमीशन आया था ना 1928 में, क्या हुआ था, साइमन कमीशन का विरोध करते समय यहाँ पर पंजाब लाला लाजपत राय को गहरी चोट आई थी, है ना, जिसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तब इन्होंने ये शब्द उसके पहले ही कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। देखिए यहाँ पर आपकी बंगाल दिया है, बिहार और मद्रास उड़ीसा, यहाँ पर सभी जगह सरकार बनी थी लेकिन बंगाल में नहीं बन पाई थी। तो 44 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में यहाँ पर जीत दर्ज किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल और कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार जो सैनिक थे उनके अधिकारियों पर अंग्रेजों ने यहाँ पर दिल्ली के लाल किले पर क्या किया था, 1945 में मुकदमा चलाया था। और इस मुकदमे में कह सकते हैं कि जो आपके थे आपके भूला भाई देसाई, ये इनके बचाव के पक्ष में थे। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि सबको पता होगा, और 46 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, कब, तो 24 जनवरी 1950 ये कह सकते हैं कि आपकी जो अंतिम थी आपकी बैठक ये आपकी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। चलिए सर्वाधिक ऋणी बताइए इसमें से क्या है, और 47 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ चुके हैं, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्यों, क्योंकि 1935 अधिनियम से ही अधिकतर आपके संविधान में यहाँ पर चीज़ें लाई गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा कथन आपका सही है या आपका नहीं सही है। पहला पॉइंट है कि संप्रभुता के संबंध में देखा जाए तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो साथियों जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, केवल आपका फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर किस अनुसूची के तहत है जो खनन के लिए निजी पक्षकारों को और शून्य घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा 49 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपका 5वीं अनुसूची। ठीक है, तो देखो 12वीं हो नहीं सकती, 9वीं हो नहीं सकती, तीसरी नहीं हो सकती है,
कुछ तो पता होना चाहिए, थोड़ा अगर पता है तो आप आसानी ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, कथन ए भारत संघ नहीं है। दूसरा दिया है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो देखिए भारत एक संघ है, ये तो पता है, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा आपका जो कारण है ये सही है, अर्थात यहाँ पर 50 का जो जवाब हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 13, और जो अनुच्छेद 13 है वो कह सकते हैं राज्य के निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी, ये सभी पॉइंटों पर ये आपके कह सकते हैं सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। यहाँ पर देखो उल्लंघन की बात कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद उल्लंघन जो 21 है इसका उल्लंघन होता है यदि, यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, तो ये भी पॉइंट आपका कह सकते उल्लंघन है। किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, ये भी पॉइंट आपका गलत है। किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया था, ये भी गलत है। अर्थात आर्टिकल अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है ये सभी ही बातों में, अर्थात उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार ये तो है। बी नंबर कह रहा है समान काम के लिए समान वेतन, ये आपके मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ये जो आपका आता है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका 39 का घा है उसमें से ये शब्द मिलता है, इस कारण से ये मौलिक अधिकार में नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो भाई मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए थे वो आपके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यहाँ पर शामिल किए गए थे, इनके संस्तुति पर किए गए थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर जिसका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन। तो देखिए न्यायपालिका तो हो नहीं सकती क्योंकि वो स्वतंत्र होती है, चुनाव आयोग भी नहीं होगा और संघ सेवा नहीं होगा, तो यहाँ पर जवाब बी भरा जाएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब बी भरा जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है। समान जो आपकी विशेषता नहीं है, देखते हैं कौन सा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, यह आपके अमेरिका में भी है और आपके कहाँ पर, आपके भारत में भी है। सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व ये तो आपका है ही है, वहीं से लिया भी गया है। न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, यहाँ पर दिया न्यायिक संगठन के दो समुच्चय मतलब क्या है कि जैसे अपने यहाँ पर एकल नागरिकता है और एकल न्याय है। ठीक है, जो न्याय है वो एकल ही अपने यहाँ पर है, लेकिन अमेरिका में जो न्याय है वो आपका कह सकते हैं केंद्र और राज्य का अलग अलग होता है। इस कारण से यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या है, अपने यहाँ पर न्याय जो आपका एकल न्याय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग आपने कई बार पढ़ा भी होगा और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सरकारिया आयोग का नियुक्त जो हुआ था वो केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। 57 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किया गया था 24 मार्च 1983 में, यहाँ पर कह सकते हैं किया गया था। ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय के आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे आपके सरकारिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। भारत की संसद किसके और किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो ये देखिए आपके स्थगन प्रस्ताव के लिए, प्रश्नकाल के और अनुपूरक प्रश्न, यहाँ पर तीनों ही प्रक्रियाएं ये नियंत्रण रखती हैं मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। यहाँ पर देखिए कि विधान परिषद जो आपका है इसका सृजन और उसकी समाप्ति का जो अधिकार है ये किसके पास है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, राज्य विधान मंडल के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक आर्टिकल होता है 168 आर्टिकल के तहत कह सकते हैं प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में से 2 सदनों और कुछ राज्यों में कह सकते हैं आपके जो विधानमंडल है, विधानमंडल में विधानसभा होती है, विधान परिषद, तो यही हो जाएगा। तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा ये कह सकती है इसकी समाप्ति की जा सकती है, किसकी, विधान परिषद की। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ, राष्ट्रीय आय बताना है और यहां पर 60 का ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहां पर राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप जो होता है ये होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, क्या होता है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और भारत का आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है ये जो आपका प्रकाशित करती है तो कौन सी संस्था होती है या किसके द्वारा किया जाता है। तो जवाब यहाँ पर आपका 61 का हो जाएगा आपका सी नंबर, भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा आपका ये होता है कि जो बजट होता है उसके यहाँ पर बजट सत्र में बजट प्रस्तुत करने के पूर्व ही केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा यहाँ पर आर्थिक समझौता या समीक्षा आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है। देख लीजिए भाई, राजकोषीय घाटे से अगर हम लोग ब्याज घटा दें तो वहां पर जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है आपका प्राथमिक घाटा। क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक घाटा आपका होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतवर्ष में नोट जारी करने की क्या प्रणाली है। भारतवर्ष में देखो नोट, किसी के मन में डाउट आता है कि जब कागज की नोट है तो चाहे कितनी भी नोट छापते रहो, बैठ के छापते रहो, ऐसा नहीं है। किसी भी देश के पास ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक जितनी उसके पास प्रॉपर्टी होगी अर्थात कह सकते हैं जमीन होगी या कह सकते हैं उसके पास सोना होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो छाप सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भारत में छाप सकती है वो आपका चलता है इस समय कौन सा, तो तीसरा ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली है, इसके द्वारा आपका अपनाया गया है और इसमें से कह सकते हैं एक एक्ट आया था 1957 में। ठीक है, 1957 में एक एक्ट आया था कि आरबीआई एक्ट जो आपका आया था कि इसमें संशोधन किया गया था कि न्यूनतम आरक्षित कोष की मात्रा 20 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, 20 करोड़ रुपए में 115 करोड़ सेना तथा 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूति आपकी होना चाहिए। इस हिसाब से मतलब कि 20 करोड़ माफ करिए 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होना अनिवार्य है। अगर 200 करोड़ की आपके पास संपदा है तो आप नोट छाप सकते हैं और इससे अगर कम होती है तो आप नोट छाप नहीं सकते हैं। समझ में आया ना, तो जो वो आपकी है न्यूनतम कोष प्रणाली चल रही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था, तो भैया घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है तभी तो घाटा आता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सुमेलित करना है, यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं से है। कह रहा पहली पंचवर्षीय योजना फोकस जो किया गया था किसमें, तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो फोकस किया गया था कृषि एवं समुदाय विकास के लिए। ठीक है, कृषि एवं समुदाय विकास के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग के लिए। पांचवी आपकी थी ये आपकी गरीबी हटाओ से संबंधित थी और नौवीं जो आपकी थी वो खाद्य सुरक्षा महिला सशक्तिकरण से इस प्रकार से होगी। और इस प्रकार से जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका सी बनेगा 3241। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। सुगंधा आपने चावल देखा होगा, सरबती चावल सुगंधा है ना, तो जवाब यहाँ पर आपका 66 का हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर ये धान की एक किस्म है। ठीक है, धान की एक किस्म है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर कह सकते हैं इसकी और भी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया से, ठीक है, पूसा, बाला, बहुत है, गांव से जो लोग रहते हैं वो लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं, कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखना है, यहाँ पर आपका दिया है विनिर्माण, वर्ष और स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर 67 में आप देख सकते हैं, जो आपका पहला पॉइंट है कि प्रथम सूती मिल की स्थापना हुई थी 1854 में बम्बई में, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है प्रथम मशीन निर्मित कागज 1870 में कलकत्ते के पास विनिर्माण हुआ था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। प्रथम मशीन निर्मित जो आपकी थी 1832 में थी, ठीक है, 1832 में थी, ये पॉइंट आपका गलत है। तीसरा है प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास में, तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर सही है। अर्थात यहाँ पर आपके जो जवाब हो गए वो दो, कौन, तो आपका 1 और बी ये आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, भारत में गरीबी का स्तर जो निर्धारित होता है वो किस आधार पर, तो विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो विभिन्न देशों तो कोई मतलब नहीं है। औसत घरेलू आय के आधार के पर, तो ये भी नहीं होगा। घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ठीक है, मतलब उस घर में व्यय कितना है, बहुत लोग बचत बहुत करते हैं, बहुत लोग खर्चा बहुत करते हैं, है ना, तो उनके व्यय के हिसाब से, उनके उपभोग के आधार पर ही हम लोग उसकी प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। गरीबी स्थान का निर्धारण कर सकते हैं कि वो कितना खाता है, कितना पौष्टिक आहार लेता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य, तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, 69 का जवाब देना है, और 69 का जवाब हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा कि लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ठीक है, जो लघु उद्यमी होते हैं उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या है, लक्ष्य। बस ये लक्ष्य का लक्ष्य ही रहेगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। हमेशा प्रश्न आपकी जनगणना से आते हैं और आपकी एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी 16.5%, ठीक है, 16.5% ये आपकी जनसंख्या आपकी यूपी में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। देखिए 10 वर्षों में सबसे कम जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है वो आपके नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद, देखिए उत्तर प्रदेश की बात किया है, और उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जो आपका जनपद है वो जनपद आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर आपका यहाँ पर सर्वाधिक साक्षर है। फिर आपका यहाँ पर कानपुर आ जाता है, ठीक है, फिर आपका गाजियाबाद होता है, वाराणसी हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात अर्थात लिंगानुपात कितना है। तो 1000 में पुरुष जो स्त्रियां होती हैं उनकी काउंटिंग होती है, तो 1000 तो पुरुष होते ही हैं, उनमें से कितनी स्त्रियां, तो आपकी 943, तो 73 का ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, ये आंकड़ा आपका है, ठीक है। और यही आंकड़ा जो आपका 2001 की जनगणना में था, तो ये आंकड़ा कितना था 2001 में, तो उसमें से 1000 पुरुषों में 933, ठीक है, 933 महिलाएं थी, ये 2001 में है। 2011 में कितना, 1000 में 943, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर सबसे कम अगर बात करें तो आपका 74 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपकी केरल की है, ठीक है, केरल की शिशु मृत्यु दर आपकी सबसे कम है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को उड़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत के निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या, वो भी कौन, स्थल अवरुद्ध देश, अर्थात जिनकी सीमाएं पानी से नहीं मिल रही हैं,
तो ये जो आपके दिए हैं कौन कौन से, तो आपके हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक जो आपका है ये आपकी कहाँ पर, तो आपकी पंजाब। ठीक है, पंजाब में हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ 75 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, पंजाब में 37.5%, हरियाणा में 34.9%, मध्य प्रदेश में 27.6%, जम्मू कश्मीर में 27.4%। ये आपकी है नगरीय जनसंख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या न्यूनतम जो आपकी कहाँ पर है, तो 76 में देख लीजिए। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या आपकी है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर। अगला है पर्यावरण से अभिप्राय। पर्यावरण से अभिप्राय पूछा है, तो कह रहा है भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों अस्तित्व में है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय में बिंदु पर घेरे हुए होती है। ये भी सही पॉइंट है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो कि अंतः संबंधित होती है भी सही, अर्थात यहाँ पर पर्यावरण जो आपका होता है ये सभी परिस्थितियाँ लागू होती हैं। ऑप्शन 77 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दिया है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो आपकी होती है यहीं से उत्पादित होती है, और ये जो आपके है कौन, तो आपके अमेजन वर्षावन। ठीक है, 78 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा अमेजन वर्षावन। यहाँ से लगभग देखा जाए विश्व की 20% ऑक्सीजन आपको यहीं से देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत। यहाँ पर बड़े नगरों में पूछा है वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जो आपका है वो किसका होता है, तो याद रखिए परिवहन खंड। ठीक है, जो परिवहन आपके चलते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा मोटर गाड़ियाँ जहाँ चलती हैं वो आपका प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो आपने नाम सुना होगा जिससे ओजोन जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, वो बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से प्रक्रिया क्या होती है कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है या सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, CO2 की मात्रा आपकी बढ़ जाती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कीवी, कीवी क्या है, तो भाई कीवी यहाँ पर दिया है उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्या ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपका कीवी पक्षी है वो आपके न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये उड़ने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, तो भाई कीवी ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है वो आपका एमू होता है। ठीक है, कौन होता है, एमू होता है। तो इसका जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिन्नार वन्यजीव जीवन विहार अवस्थित है। चिन्नार वन्यजीव विहार, चिन्नार वन्यजीव विहार जो आपके है कहाँ पर, तो ये है आपके केरल में, याद रखिएगा। 82 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कहाँ पर है, आपके केरल में है। ठीक है, और भी यहाँ पर आपके हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, ये किस सन में हुआ था। यहाँ पर 83 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके 1997 में। ठीक है, 1997 में कहाँ पर, तो आपके न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित है, भारत की लोकेशन आपसे पूछा गया है। और भारत की लोकेशन हमने आपसे बताया था कि जो भारत अवस्थित होता है तो वो आपकी किस अकॉर्डिंग में, तो एक आपकी अक्षांश रेखा ऊपर से जाती है, एक नीचे से, और ये सभी आपकी उत्तरी गोलार्ध में। आपका भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी शब्द आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप अगर देखना चाहें तो आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखो इससे और इससे मिल जा रहा है, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध है। तो यहाँ पर 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 अंश आपके 37 अंश 6 मिनट का लमसम होता है। तो 37 मिनट 6 अंश आपके उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर आपका जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमने आपको बताया भी था कि जहाँ उत्तरी और उत्तरी मिल जाए वही बताना है, आपको उत्तर दक्षिण मत बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। नेपाल, भूटान और चीन, तो यह आपका कौन सा है, सभी बच्चे को पता होगा इस प्रश्न का जवाब। तो यह आपका सिक्किम राज्य है जिसकी सीमा आपकी नेपाल, भूटान और आपके चीन देशों से मिलती है, अर्थात 3 देशों से मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है
कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिया है पहाड़ियाँ और राज्य, कौन सी पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ी आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए गारो पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, गारो पहाड़ी आपकी कहाँ है, आपकी मेघालय में है। ठीक है। अगर बात करें मिरी पहाड़ियाँ, मिरी पहाड़ियाँ आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। और आपकी कुल्लई मलाई पहाड़ियाँ ये आपके तमिलनाडु में पड़ती हैं। और अगर बात करें डालमा, तो डालमा आपके झारखंड में पड़ती हैं। तो 86 के हिसाब से जो ऑप्शन आपका सही हुआ कौन सा, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है लेह अवस्थित है, लेह, तो भाई लेह अवस्थित है ये आपकी तो पता है कि झेलम नदी में। ठीक है, सभी लोगों को तुक्का बिल्कुल सही जाएगा, झेलम नदी या सिंधु नदी, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर जवाब आपका 87 का सी हो जाएगा, सिंधु नदी। ठीक है, लेकिन सिंधु नदी में कौन, तो दाएं तट में। ठीक है, तुक्का भी काम करेगा किस हिसाब से, यहाँ पर जैसे आपकी यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, सिंधु नदी जो आप जाती है तो उसके दाएं तट पे जो आपका है वो आपका लेह है। ठीक है, झेलम तो और आपकी पहली से निकल के आ जाती है। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। मानसून का आगमन तो आप याद रखिएगा, आपके भारत में जो मानसून होता है वो आपकी अरब सागर से यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो केरल में सबसे पहले आपकी प्रवेश करता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर देखिए परियोजना है और राज्य है, कौन सी परियोजना किस राज्य में है इसमें से आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर आपकी परियोजना के हिसाब से मेटूर परियोजना, मेटूर परियोजना आपकी जो है वो आपकी किस नदी पर, कावेरी नदी पर और आपके तमिलनाडु पर। ठीक है, तो ये तो आपका पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा है मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना आपकी मुरली नदी पर है और आपकी पश्चिम बंगाल पर। ठीक है, पश्चिम बंगाल पर। और अगर बात करें नागार्जुन सागर परियोजना तो ये आपकी कृष्णा नदी पर है और आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, इसका आंध्र प्रदेश। और आपका कौन सा है जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड ये आपकी महानदी और उड़ीसा में है, इसके हिसाब से हो जाएगा। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, फर्स्ट आपका हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण होता है। भारतीय नौसेना में युद्धपोतों का जो निर्माण होता है कहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो युद्धपोतों का जो निर्माण होता है याद रखिएगा आपके कहाँ पर, मंझगांव पोत निर्माण यार्ड में। ठीक है, मंझगांव। ऑप्शन एडप यहाँ पर 90 का आपका सी सही हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं आपके होते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव से व्याख्या करता था। जो बिग बैंग थ्योरी है, द बिग बैंग थ्योरी जो आपकी संबंधित है वो आपकी किससे, तो आपके ब्रह्मांड से। ठीक है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो आपके बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आता है ना। तो जिस कारण से चंद्रमा की जो छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है और यह स्थिति सदैव आपके अमावस्या को आती है। ठीक है, अमावस्या, तो याद रखिए अमावस्या का एक नाम और होता है प्रतिपदा। क्या होता है, प्रतिपदा होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो यहाँ पर ऐसा महाद्वीप जो बताइए जिसपे देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रफल सर्वाधिक है और ये है आपके कहाँ पर, तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोप में। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा, यूरोप में आपके है। यहाँ पर कह सकते हैं मैदान की बात करें तो मैदान आपकी 25% यहाँ पर मैदान है और 71% में आपका पठार है और 1% पे पहाड़ी है और 3% में पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। कह रहा है आपसे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से आप लगा भी सकते हैं। देखिए अंध महाद्वीप आपके अफ्रीका को कहते हैं और विश्व की छत जो बोलते हैं वो पामीर को बोलते हैं। ठीक है, पामीर को बोलते हैं। हजार झीलों की भूमि की बात करें तो फिनलैंड को बोलते हैं। ठीक है, फिनलैंड को। और मोतियों का द्वीप की बात करें तो मोतियों का द्वीप बोलते हैं बहरीन को। ठीक है, किसको, बहरीन को बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन बनेगा वो कौन, तो बी आपका हो जाएगा, 3 4 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, सभी को पता होना चाहिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो जवाब यहाँ पर 95 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यहाँ पर कह सकते हैं अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नगर दिया है और आपका नदी, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। देखो बर्लिन, बर्लिन किस नदी किनारे, तो स्प्री नदी के किनारे आपका बर्लिन है। लाहौर आपके रावी नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क आपके, न्यूयॉर्क जो आपका है हडसन नदी के किनारे। और रोम बसा है आपके टाइबर नदी के किनारे। इनको सॉल्व करने के लिए जो पहले आपका आता है उसका मिलान कर लीजिए और बचे हुए ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएंगे। तो 96 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर आपसे झीलों को पूछा है। यहाँ पर जो 97 का जवाब हो जाएगा कौन सा, तो देखिए यहाँ पर ओंटेरियो झील, फिर आपकी ईरी झील, फिर ह्यूरन झील, फिर मिशिगन झील, फिर आपकी सुपीरियर, ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर में है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में किसानों को सोलर पैनल से जुड़े कितने पंप सेट दिए जाएंगे। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर आप सही क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 101 का जवाब बताइए। ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया था, एग्जाम कोई था तो उसमें भी पूछा गया था। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 101 का कौन सा, आपका फर्स्ट नंबर 20 लाख पंप सेट दिए जाएंगे। ठीक है, 20 लाख ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है हाल ही में सुर्खियों में रही चंपा सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है। चंपा सुरंग